अब तक हमने देखा जिनवू और यो मिलकर बहुत सारे डंजन्स को क्लियर करने लगते हैं जो कि यो ने अपने पैसों से खरीद लिए होते हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स को क्लियर कर सके। और यहाँ हम देखते हैं उन गेट्स को क्लियर करने की वजह से जिनवू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उसे एक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट आता है जिसे करने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब आगे तब यहाँ जिनवू उस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए शहर से दूर आ जाता है और सोचता है लेवल 40 तक पहुँचने के बाद मुझे ये क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजन में गया हूँ जिसे मैंने चाबी से खोला था और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्वेस्ट किया है, पर ये पहली बार है जब सिस्टम ने डायरेक्टली मुझे ये क्वेस्ट दिया है। तो क्या इसका मतलब ये बाकी सबसे अलग है? और इसमें तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि मैं इसे कब स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसका मतलब ये मुश्किल हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेस्ट के अंदर उतनी ही अच्छी स्किल्स मिल सकती हैं, तो इसलिए अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। और तब जिनवू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तब वहाँ पर सामने एक गेट खुल जाता है। मैं तो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना भूल ही गया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आकर उसे पूरा कर लूंगा। तो चलो सबसे पहले इस डंजन को क्लियर किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। और तब वो अंदर चला जाता है जहाँ हम देखते हैं एक ग्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो अपने फादर के साथ लंच पर गया होता है और वहाँ उसका भाई जिनसुंग आ जाता है। तो यहाँ जिनवू के अंदर पहुँचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि वो ना ही यहाँ पर पोशंस को यूज कर सकता है और ना ही फुल रिकवरी को, और इस डंजन को क्लियर किए बिना ना ही वो बाहर जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक नाइट आ जाता है और जिनवू अपना डैगर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तब जिनवू देखता है कि उसके अटैक का उस नाइट पर कोई असर नहीं होता। तब वो नाइट जिनवू पर हमला कर देता है और जिनवू उसके हमले को रोककर उसके दूसरे हमले को डॉज कर देता है और अपने डैगर से फिर से उस पर हमला कर देता है। पर जिनवू नोटिस करता है कि उसका डैगर उस आर्मर को भेद नहीं पा रहा होता और तब उसे सांप के साथ अपनी लड़ाई याद आती है जिसमें उसने उस सांप के आर्मर के मजबूत होने के कारण उसे हाथों से मार डाला था। और जिनवू यहाँ पर यही करने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं वो उस नाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है। मैंने तो यहाँ पर अपनी फैटल स्ट्राइक वेस्ट कर दी है और अब ना ही मेरी कोई इंजरी और ना ही मेरी कोई मैजिकल पावर रिकवर होगी, पर तुम लोगों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तब यहाँ हम देखते हैं यो को सोच रहा होता है। तब उसके फादर उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब जिनसुंग कहता है मैं उसी काम पर लगा हुआ हूँ, पर एस रैंक हंटर मिंग बिंग यू और चाहे ने मेरा ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, पर इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो जरूर आएंगे। यो, मुझे पता है कि तुम भी कुछ कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रैंक गेट्स को खरीदा है, जिसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। पर ध्यान रखना, अगर ये मजे के लिए है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यो सोचता है मेरे भाई को नहीं पता कि जिनवू आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं जिनवू की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। तब यहाँ हम देखते हैं जिनवू अपने हाथों से उन नाइट्स को हरा रहा होता है, पर हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर गायब होकर उस पर हमला करने लगता है, पर जिनवू बच जाता है और कहता है तो यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि स्टेल्थ की पावर को यूज कर सकते हैं और ऊपर से तो यहाँ पर जादूगर भी हैं जो कि फ्लैश मैजिक यूज कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह की जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स दोहराई जा रही हैं। ये क्वेस्ट तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हार्ड है, तो मुझे इन सबको हराने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा। जैसे कि मैं नाइट्स को हराने के लिए स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ और असैसिन्स को हराने के लिए परसेप्शन का। मैं बिना स्ट्रेंथ के नाइट्स पर हमला नहीं कर सकता और अगर मेरी परसेप्शन ज्यादा कम हुई तो मैं असैसिन्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जादूगर है क्योंकि इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और मैंने इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जिस वजह से मैं अपनी मैजिकल पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो मैं थकता भी जा रहा हूँ। पर मुझे जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करनी होगी। तब हम यहाँ देखते हैं चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार होता है। तब यहाँ जिनवू सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उसे वहाँ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं जिनवू को आर्मर मिलता है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो सच में बहुत लाइट वेट है। वैसे मुझे फील तो नहीं हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स और कॉइन्स भी मिले हैं और अब मेरी थकान भी दूर हो गई है। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए।
चाहिए। और तब हम देखते हैं जिन्वू एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है। पता नहीं इस दरवाजे के दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मेरा इंतजार कर रहा है, और अब जब मैं उसे बिना हराए यहाँ से नहीं जा सकता तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और तब वो उस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर से उसे बहुत खतरनाक ऑरा महसूस होता है, और तब वो अंदर चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ मशाले जल जाती हैं और सामने एक किंग का तख्त होता है जिसकी रखवाली के लिए एक नाइट वहाँ आ जाता है। तब जिन्वू सोचता है मेरी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही है और मुझे यहाँ पर वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल डंजन में महसूस हुआ था। तो ये है नाइट कमांडर एग्रिस द ब्लड रेड। इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, तो इसका मतलब इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। ये एक नाइट है जो कि खाली तख्त की रखवाली कर रहा है। पता नहीं अब इसके साथ लड़ाई में मेरा क्या हाल होगा। और तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं एग्रिस बहुत ज्यादा स्पीड से जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने तो पिलर को बड़े आसानी से काट दिया। और तो वो जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसके पास पहुंचकर उसकी पीछे की दीवार को तोड़ देता है। तब जिन्वू सोचता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा तेज भी है। और तब एग्रिस जिन्वू पर हमला करके फिर से पटक देता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। और हम देखते हैं जिन्वू फिर से उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इससे इतना भारी आर्मर पहन रखा है और ये फिर भी इतनी तेजी से मूवमेंट्स कैसे कर पा रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जिन्वू उस पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं उसके हमलों का एग्रिस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब वो देखता है कि उसका डैगर उसके आर्मर को चीर भी नहीं पा रहा होता। और तब एग्रिस अपनी तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है पर जिन्वू अपने डैगर से उसके हमले को रोक देता है और तब एग्रिस जिन्वू को दूर फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है चाहे मैं इसकी स्पीड तक पहुंच गया हूँ पर मैं इसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा डैगर भी इसके आर्मर के आर पार नहीं जा सकता। तो क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना डैगर के हरा पाऊंगा, पर मैं इसे बस इसी तरह ही डैमेज दे सकता हूँ। तब हम देखते हैं जिन्वू को खाली हाथ देखकर एग्रिस भी अपनी तलवारों को छोड़ देता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तब यहाँ हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका असिस्टेंट वू देर रात तक काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें हंटर चॉय का फोन आ जाता है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं तो क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए मान गए। मुझे तो ये मानना ही था क्योंकि तुम बार बार मीडिया के सामने जेजू आइलैंड की बात कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक को वो ट्रेजेडी याद आ गई और हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं तो बस यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो रहा हूँ। पर क्या वो लोग तुम्हें बाद में इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुद ट्रबल को ढूंढ रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना, जेजू आइलैंड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसके बारे में पता है। हमारा मिशन बस वापस जाकर एक छोटा अटैक करना है ताकि हमें एनिमी की स्ट्रेंथ और साइज के बारे में पता चल सके। वो जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल मेरे लिए अभी भी खत्म नहीं हुई है। तभी हम यहाँ देखते हैं एग्रिस जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे जोर जोर से पटकने लगता है और तब उसे दीवार में पटककर उसे जोर जोर से मुक्के मारता है। तब जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है मैं इस टाइम डिफेंस कर रहा था पर मैंने फिर भी वर्टैलिटी के 500 पॉइंट्स खो दिए। शुक्र है मैंने ये आर्मर पहन रखा है क्योंकि अगर मैंने इसका अटैक डायरेक्टली लिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। इसके पास तो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। तब जिन्वू अपनी स्किल को यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और एग्रिस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं एग्रिस उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं वो उसे अभी भी छू नहीं पा रहा होता और तब एग्रिस जिन्वू को लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला करके उसे जमीन पर पटक देता है। और हम देखते हैं जिन्वू ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो लगातार एग्रिस पर हमला करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी एग्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और हम देखते हैं एग्रिस जिन्वू को इधर उधर पटकना भी स्टार्ट कर देता है और एक पल के लिए भी उसे खुद पर हमला करने का टाइम नहीं दे रहा होता। तब जिन्वू जाकर तख्त पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब एग्रिस जिन्वू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिन्वू के सिर पर हमला कर देता है और जिन्वू अपने हाथों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और उसकी तलवार को दूर फेंककर अपने डैगर से उसकी आंख पर हमला कर देता है जिससे एग्रिस को बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तब जिन्वू एग्रिस को पकड़कर जोर से दीवार में पटक देता है और अपने डैगर को दोबारा से अपने हाथों में बुलाकर उसके गले में मार देता है, पर हम देखते हैं वो कट ज्यादा गहरा नहीं होता। तब जिन्वू
पूरी तरह से पागल हो जाता है और पूरी जोश से इग्रिस को मारना स्टार्ट कर देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तब जिनवू सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं तो लकी था कि मैं इसे हरा पाया। ये तो स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस तीनों में मुझसे बहुत ज्यादा आगे था। तो अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और तब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक में उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, दूसरे में उसे इग्रिस का हेलमेट मिलता है जो कि एस रैंक का होता है, और उसके अलावा इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15% कम कर देंगे और उसकी वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ को 20% बढ़ा देंगे। तीसरी में उसे रूलर्स हैंड स्टोन मिलता है जिसे तोड़कर वो एक स्किल ले सकता है, और लास्ट में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। और तब जिनवू सोचता है तो क्या ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि ये क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं और नोटिफिकेशन में आता है कि जितनी देर तुम यहाँ पर टिकोगे उतने ज्यादा तुम्हें एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम्हें उतने ही हायर क्लास तक पहुँचाएंगे। तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज इकट्ठे आने लगते हैं। तब जिनवू सोचता है अगर ये सभी लोग इग्रिस की तरह हुए तो मैं तो कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाऊंगा, पर मेरे हिसाब से ये इतने भी ताकतवर नहीं है, बस बहुत ज्यादा है। तब यहाँ हंटर चॉय और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ जिनवू उन नाइट्स के साथ लड़ते हुए सोच रहा होता है मैं इन्हें चाहे जितनी मर्जी बार मार लूं पर ये फिर भी उन गेट से आते ही जा रहे हैं। इस क्वेस्ट में ये चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर टिक पाता हूँ, तो इसलिए मैं इन सब से छुप जाऊंगा। और तब वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके वहाँ पर छुप जाता है, पर हम देखते हैं एक दुश्मन जादूगर उसे ढूंढ लेता है और तब वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जिनवू को उनके साथ लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। तब एक नाइट उसकी पीठ पर वार कर देता है जिससे जिनवू को चोट आती है। तब जिनवू उस नाइट को हराकर सोचता है क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, अब मेरा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक नाइट उसके हाथों से उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और बाकी सारे नाइट्स मिलकर जिनवू पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।